गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है चैप्टर 4 की। अब चैप्टर 4 का नाम देखिए। चैप्टर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े जिसमें हमने एटम्स को जाना, एलिमेंट्स को जाना, मोल को जाना, ठीक है, एलिमेंट्स की पीरियोडिक ट्रेंड्स को जाना कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, तो उसके क्वेश्चंस तो है ही। लेकिन अब जब यहाँ पर जो चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें कि काफी कुछ चीजें तो आपने 10th में पढ़ी है लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि दो एटम जो हैं वो पास पास क्यों आते हैं, मतलब कोई भी एटम्स जो हैं या फिर एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन क्यों हो रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है और वाकई में ये बॉन्डिंग है क्या। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि दो चीजों के बीच में बॉन्ड हो ही हो। ठीक है, समटाइम इट मे बी बॉन्ड एंड समटाइम ये बॉन्ड हो भी सकता है और समटाइम इट मे बी फोर्स। कैसे, ये अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग का मतलब दो एटम के बीच में कोई भी बंध बन रहा है, यदि बॉन्डिंग हो रही है तो वो हो क्यों रही है, दो एटम बंध बना क्यों रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया गया दैट वाज गिवन बाय कॉजल एंड लेविस कंसेप्ट। कॉजल एंड लेविस ने दिया, उसने क्या कहा कि एटम्स कंबाइन टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। कॉजल और लेविस ने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, वो कंबाइन इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जो नोबल गैसेस हैं आपकी। ठीक है, अब सबसे पहले जो नोबल गैसेस हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऐसे आप सबका देखेंगे तो आप देखेंगे वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 है नियॉन का, आर्गन का 3s2 3p6। तो यानी इन सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2 np6 है। क्या है, ns2 np6 है। ठीक है, इसका मतलब ये गैसेस कैसी होती हैं, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होता है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि उसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉजल एंड लेविस के अकॉर्डिंग टू एटम्स कंबाइन टू गेट स्टेबिलिटी। हम ये कह सकते हैं कि दो एटम कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी उनको कब आएगी, जब उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, यानी उनके वैलेंस शेल में कैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, s2p6, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जस्ट लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, तो अब और फिर क्या बात है कि यदि उनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी तो स्टेबिलिटी जैसे ही आती है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, जब दो एटम पास में कंबाइन करते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट हो जाता है, 8 हो जाता है, नोबल गैस लाइक हो जाता है, तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग के पीछे रीजन क्या है, स्टेबिलिटी। और जब भी किसी सिस्टम में, सिस्टम का मतलब दो एटम मिलकर, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज अ सिस्टम। तो एक सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो जैसे ही सिस्टम की एनर्जी लो होती है सिस्टम बिकम्स स्टेबल। ठीक है, तो कॉजल एंड लेविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ईच एटम कंबाइन टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जो केमिकल बॉन्डिंग है वो बहुत टाइप की हो सकती है, जस्ट लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, हम हर एक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब इन बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब एटम कंबाइन हो रहे हैं तो वाकई में हो क्या रहा है।
ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके चैप्टर में पीछे आएगी, लेकिन ये चीज मैं आपको यहाँ पर इसलिए समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि बॉन्डिंग का रीजन क्या है। देखिए, दो एटम है, कोई भी एटम A प्लस B, दो के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, मीन्स दो एटम है वो पास आ रहे हैं। अब एटम जब पास आ रहे हैं तो उनके पास क्या है, दो एटम है, एक एटम है A, एक एटम है B। मैंने यहाँ पर दोनों एटम्स का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, दोनों के न्यूक्लियस है जिसे मैंने NaNb से बताया है, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में जब बॉन्डिंग होती है तो होता क्या है, दो एटम्स बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है। जब वो बहुत दूर है तो वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन्फिनिटी पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे वो पास आएंगे, तो जैसे जैसे वो पास आते हैं, पास आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो जब वो पास आ रहे हैं तो देखिए उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये एक एटम A, ये एक एटम B, ये दोनों के न्यूक्लियस और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये दोनों पास आ रहे हैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों सेम चार्ज है, दूर है बहुत, इन्फिनिटी पर है, लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड बनाने के लिए यदि वो पास आ रहे हैं, हम रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है। जब वो पास आते जा रहे हैं तो पास आने पर क्या है, दोनों के न्यूक्लियस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो रिपल्शन का फोर्स होगा, लेकिन ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्ज है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन के फोर्स होंगे, समझ में आ रहा है आपको। तो मतलब सेम के बीच में तो रिपल्शन होगा, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब बॉन्डिंग होने के लिए क्या, बॉन्ड के बीच, बॉन्डिंग का मतलब है जब दो एटम पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो बॉन्डिंग यदि हो रही है तो कौन सा फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होता है तभी तो कोई चीज बंधती है, तभी तो किसी के बीच में बॉन्डिंग होती है। यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं, मान लो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, एटम दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो जब दो एटम पास में आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो सिस्टम की एनर्जी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। उस टाइम पर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग है जब दो एटम पास आते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है और उस वक्त उनकी एनर्जी कैसी हो, मिनिमम हो। तो जो बॉन्डिंग होती है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है, और उस टाइम पर उन दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखो दो एटम इन्फिनिटी पर थे, पास आने लगे, उनके बीच में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन में, दोनों टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। अट्रैक्शन पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्सेस भी लग रहे हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर वो इन्फिनिटी पर है दोनों एटम, तो उनकी एनर्जी भी कैसी है, 0 है। अब दोनों एटम पास आ रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, पास आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी जो है वो कैसी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। ये हमने किस किस के बीच में कब खींचा है, डिस्टेंस आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम जो कि इन्फिनिटी पर थे पास आने लगे, तो जब पास आ रहे हैं और एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है, यहाँ पर एनर्जी 0 है, यहाँ पर एनर्जी जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में। जैसे जैसे पास आ रहे हैं उनके बीच में पास आएंगे तो क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, वो पॉइंट जिस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, उस टाइम पर उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पर जो बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में बॉन्ड कब बनेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है।
उस टाइम पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद यहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम था, अब अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, अब यदि हम उसको और पास लाएं, ऐसा थोड़ा ना एटम और पास नहीं आ सकते, एटम और पास आ सकते हैं, पास बॉन्डिंग हो गया, वही हम उसको और पास ला रहे हैं, और पास ला रहे हैं, तो और पास लाने पर अब कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, अब जस्ट रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी कि अब रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन फोर्स यानी दोनों टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, अब रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन फोर्स ज्यादा जैसे ही होगा एटम क्या होंगे, दूर जाने लगेंगे। ठीक है, एटम या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है सिस्टम कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और एटम्स जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। तो ये ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है विच टेल्स अबाउट द रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर attraction repulsion both type of force is implemented on two atoms. First, attraction force is increased and at a distance, at a minimum distance when potential energy is minimum, bonding takes place. तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस टाइम पर अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल होंगे और बॉन्ड बनेगा और दो एटम के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। उसके बाद भी यदि हम एटम को और पास आते जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है बॉन्डिंग खत्म हो जाती है या बॉन्डिंग नहीं रहती। ठीक है, अब बॉन्डिंग के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो बॉन्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि बहुत टाइप की हो सकती है, इसमें हम अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम वो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब केमिकल बॉन्डिंग बहुत टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट बॉन्डिंग है दैट इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे होती है, देखिए सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि बॉन्डिंग बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है आयनिक बॉन्ड बने मीन्स आयन के बीच में बने, तो आयन होनी चाहिए कैटायन और एनायन। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और हम कह सकते हैं वो बॉन्डिंग जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है दैट इज ऑल्सो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सोडियम है। ठीक है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 281। ठीक है, अब 281 अभी आपको बताया कि ऑक्टेट लेने के लिए, ऑक्टेट हर एक एटम के चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो यदि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है टू अटेन स्टेबिलिटी और टू अटेन ऑक्टेट, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये किसमें बदल गया, सोडियम प्लस में, मीन्स इट इज अ कैटायन। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन 287 है, इसने एक लिया तो ये किसमें बदल गया, एनायन में। ठीक है, तो कैटायन और एनायन दोनों बन गए। अब इन दोनों आयनों के बीच में एक आयन का साइज बहुत छोटा है, आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, और दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्ज है, तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है। वो फोर्स, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, दोनों किसी चीज से बंधे नहीं हुए हैं, सिर्फ फोर्स के कारण जुड़े हुए हैं। तो वो जो फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे बताएंगे कि आप पहले बिफोर बॉन्डिंग, पहले आपको बनाना है, जब भी मैं आयनिक बॉन्ड को बताएंगे बिफोर बॉन्डिंग आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और आफ्टर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बिफोर बॉन्डिंग में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 है, और जो वैलेंस शेल का है सिर्फ आपको वो दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ठीक है, तो बैलेंस, तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 दिखा दिया, यहाँ पर 287 है तो यहाँ पर कितने 7 डॉट्स बनेंगे, 2, 4, 6 और 7। अब क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, तो इसको जैसे ही दिया इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, दूसरे एटम से लिया, इसलिए इसको मैंने अलग तरीके के चार्ज से बता दिया है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल में कैसा है? ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट लेने के लिए ही क्या बनती है? जो है आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एटम। एक एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे इसने क्या किया? इसने एक का लॉस किया तो इसकी +1 हो गई, और इसने एक को गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया तो +1 हो गई, और उसने गेन किया तो -1 हो गई। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एटम। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो उनको बनने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? अब आप देखिए कंडीशंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट कंडीशन है, ऐसे नहीं है कि मतलब ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है, लेकिन एक आयनिक बॉन्ड सही तरीके से बने इसके लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है। तो फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी आप पढ़ चुके हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मेटल गैसियस फॉर्म में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तभी किसमें बना? कैटायन में। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी कि कैटायन बनाने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। जितनी कम एनर्जी आप दो, जितनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी जल्दी कैटायन बन जाएगा उतने सिस्टम के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। तो जो नॉन मेटल है आपकी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और किसमें बनेगी? एनायन में। ये हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी, कोई भी नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये कंडीशन है, आपको ये लर्न करनी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। एंड जब दोनों आयन्स फॉर्म हो गए, कैटायन और एनायन, और जब दोनों आयन जब आपस में मिल रहे हैं तो मिलकर वो क्या बनाते हैं? सॉलिड बनाते हैं। यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। तो वो जो सॉलिड बनता है उस टाइम पर एक और एनर्जी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी शुड बी हाई, लेटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो व्हाट इज लेटिस एनर्जी? अब आपको ये पता होना चाहिए लेटिस एनर्जी क्या होती है। देखिए व्हेन ऑपोजिट चार्ज, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है व्हाट इज लेटिस एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेटिस एनर्जी को हम यू से बताते हैं, कैपिटल यू से। व्हेन ऑपोजिट चार्ज gaseous ions form one more lattice, energy releases and this release, मतलब दो गैसियस कैटायन और एनायनों के मिलने पर जो लेटिस बनता है, तो लेटिस जब बनता है जब दो आयंस, अपोजिट चार्ज आयंस पास आते हैं और एक लेटिस फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में, तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। यदि एनर्जी रिलीज होगी तभी तो एनर्जी कम होगी सिस्टम की, और यदि एनर्जी कम होगी तभी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो लेटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो ये तीनों आपको लर्न करना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटिस एनर्जी शुड बी हाई एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है, देखिए चैप्टर्स में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है आपको 4 कंपाउंड दे दिए उसने, NaF, NaCl, NaBr और NaI, और वो पूछ रहा है विच इज मोर आयनिक, कौन सा कंपाउंड आयनिक है। अब आप कैसे बताएंगे? देखिए रीजंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पर हमको कैसे देखना है, हम अलग अलग रूल्स भी लगाएंगे क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। अब आप यहाँ पर देखो सब में सोडियम तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। तो अब हम क्या देखेंगे? सोडियम क्या है? मेटल है। तो दूसरी क्या होगी? नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब आप देखो इसको बहुत तरीके से देख सकते हो।
बहुत तरीके से निकाल सकते हो। एक तो विच इज मोर आयनिक, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा किसी भी कंपाउंड में वो उतना ज्यादा आयनिक होगा। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमने किससे निकाला था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाला था, एक्स से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी। अब आप देखो ऊपर से नीचे जा रहे हो आप, कैसे यहाँ पर ट्रेंड क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि सोडियम तो सब में कॉमन है तो कॉमन का तो कोई यूज ही नहीं है। अब ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो एक तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हैं कि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, क्योंकि ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे? कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इनका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सोडियम तो सब में सेम है। अब दूसरे वाले आयन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनका डिफरेंस तो सबसे कम हो जाएगा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एक तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हैं कि इट विल बी अ मोर आयनिक, ठीक है। या दूसरा तरीका हम कैसे बता सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखो ये क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? घटता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा? घट जाएगा। मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए और नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नॉन मेटल का कैरेक्टर तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि नॉन मेटल में मेटल का कैरेक्टर तो होगा ही नहीं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है, इसलिए आयनिक बॉन्डिंग इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं आयनिक जो बॉन्ड हमने पढ़ा है या आयनिक जो कंपाउंड हमने पढ़े हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब सबसे पहली बात ये कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो लेटिस के फॉर्म में मिलते हैं। लेटिस क्या होता है? लेटिस अभी आपको बताया कि बहुत सारे आयंस मिलकर एक बहुत बड़ा सॉलिड बना लेते हैं और उस सॉलिड में जो आयंस है वो 3D स्टेज में होते हैं। मतलब 3D का मतलब इतने कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनके बीच में पाया जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेटिस में होते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है कि दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब आयनिक कंपाउंड जो है वो किस में घुलेंगे? आयनिक सॉल्वेंट में घुलेंगे, पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर में नहीं घुलेंगे। पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। फिर अब आयनिक कंपाउंड देखो, आयनिक कंपाउंड यदि ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। और आयन कैसे होते हैं? यदि कोई रिएक्शन आयनिक होती है, आयन कैसे होते हैं? बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट इन नेचर, ठीक है। फिर आयन जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, यदि वो सॉलिड स्टेट में रखे हुए हैं, सॉलिड में कोई आयनिक कंपाउंड रखा हुआ है तो वो कैसा होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी सॉलिड में कोई आयन नहीं होगा, आयन नहीं होगा तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसमें पानी डाल दें, उसको मोल्ट कर दें, उसको पिघला दें, उसको मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो मोल्टन स्टेट में क्या होगा? आयंस जनरेट हो जाएंगे और आयंस जनरेट हो जाएंगे तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, क्योंकि उनके बीच में पाए जाने वाला फोर्स कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा नाम इनका क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। और इनके आयंस के बीच में मतलब ये बॉन्ड जो है इसमें डायरेक्शन का, इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। आयन किस डायरेक्शन में मूव करेगा हम ये नहीं बता सकते। जबकि हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग तो हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शन को भी बताते हैं और उसी से कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स एंड आयनिक बॉन्ड।